हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम आपके लिए आए हैं आज चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट 1 में हमने इंटरनल एनवायरनमेंट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो बिना किसी देरी के चलते हैं। तो सबसे देखो इसमें क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के 5 डायमेंशंस होते हैं। ये सब एक सेंट्रल बिजनेस को एक साथ सराउंड करते हैं, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है कि ये सब इसके चारों ओर हैं और बिजनेस इनके सेंटर में है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है हमारा इकोनॉमिक डायमेंशन। तो इकोनॉमिक डायमेंशन में क्या क्या आता है, जीडीपी की ग्रोथ आती है, आपकी इन्फ्लेशन आता है, इंटरेस्ट रेट्स आते हैं, इनकम लेवल्स आती हैं, और ये सब बिजनेस डिसीजन को शेप करते हैं कि हम कैसे डिसीजन लेने वाले हैं। एग्जाम्पल देती हूँ इसका कि जब रेपो रेट बढ़ता है तो लोन ऑफ ईएमआईज है ना, ईएमआई जो होती है लोन्स की वो बढ़ जाती है। ठीक है, जब रेपो रेट बढ़ा तो ईएमआई लोन्स पे बढ़ जाती है। उससे क्या होता है कि लोग कार्स और होम्स पर कम खर्च करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ईएमआई ज्यादा देनी है अब। ठीक है, सेकंड आता है सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन में क्या क्या आता है, आपका डेमोग्राफिक्स आता है, लाइफस्टाइल शिफ्ट्स आती है, कल्चरल वैल्यूज आती हैं, कंज्यूमर का एटीट्यूड आता है, जो कि हमारी कंज्यूमर की डिमांड को ड्राइव करते हैं। वो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं कि जो कंज्यूमर है वो क्या डिमांड करेगा। एग्जाम्पल देती हूँ कि हेल्थ अवेयरनेस बढ़ने से ऑर्गेनिक इंडिया जैसी ऑर्गेनिक फूड ब्रांड्स को बूस्ट मिला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल एंड लीगल। तो सबसे पहला है पॉलिटिकल डायमेंशंस में क्या क्या आता है, आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज आती हैं, स्टेबिलिटी आती है, आइडियोलॉजी आती है बिजनेस की। ठीक है, ये बिजनेस के ऑपरेटिंग क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं कि बिजनेस किस तरीके से चलेगा, उसकी रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगी, वो क्या डिसीजंस लेता है, या उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी का। ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी का। एग्जाम्पल देती हूँ कि मेक इन इंडिया पॉलिसी ने ग्लोबल कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट किया था, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ वहां पे बेनिफिट्स दिए गए। नेक्स्ट आता है लीगल डायमेंशन। लीगल डायमेंशन मतलब जो एक्ट्स हैं हमारे, हमारे कोर्ट वर्डिक्ट्स हैं, हमारे लाइसेंस हैं, हमारे रूल, ये सब रूल सेट करते हैं जो हर फर्म को फॉलो करने पड़ते हैं, कि हर एक बिजनेस उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है, कि हर एक बिजनेस के लिए रूल्स बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि जीएसटी ने 17 अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस किया और कॉम्प्लियंस को सिंपल बना दिया। पहले क्या था, हम हर चीज के लिए अलग अलग टैक्स दे रहे थे, अब सारे टैक्स मिलकर क्या हो गए, जीएसटी में कन्वर्ट हो गए, जीएसटी बन गया अभी। ठीक है, अब हर एक बिजनेस जीएसटी के रूल्स रेगुलेशंस के ही अकॉर्डिंग चलती है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, जैसे एआई, ऑटोमेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और इनोवेशंस। ये इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट करते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे यूपीआई ने पेमेंट्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया और आज इंडिया दुनिया में रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन में लीडर है। अब क्या है, हम ऑटो से भी जा रहे हैं कि भैया ऑनलाइन पेमेंट ले लो, तो हम क्या हो गए, डिजिटली आ गए, ऑटोमेशन पे चली गई सारी चीजें हमारी। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती हूँ कि उबर ऑटो और उबर मोटो सिर्फ इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। उबर के यूएस ऐप में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों चीज हमारे सिर्फ इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से हैं। ठीक है, ओके, ये सारा मैंने आपको समझा दिया है एग्जाम्पल के साथ में। तो अब हम देखते हैं एक रियल टाइमलाइन जहां लीगल डायमेंशन ने एक बिजनेस को पूरा बंद कर दिया। तो 2018 में आरबीआई ने एक बैंक को केवाईसी कॉम्प्लायंस गैप के लिए वार्निंग दी। सबसे पहले कस्टमर वेरिफिकेशन फिक्स करने को कहा। ठीक है, अगले स्टेज में नए कस्टमर को ऑनबोर्डिंग ही बैन कर दिया गया 2022 में। फिर 2024 में उसके बाद में फ्रेश डिपॉजिट पे भी बैन लगा दिया गया। और फिर फाइनली क्या हुआ कि बैंकिंग लाइसेंस ही कैंसिल कर दी गई, पूरी ऑपरेशन बंद कर दी गई। तो 8 साल की वार्निंग के बाद एक फाइनल लीगल ऑर्डर ने पूरा बिजनेस खत्म कर दिया। तो ये है लीगल डायमेंशन की रियल पावर, कि अगर आप लॉज को फॉलो नहीं करते हो तो आपका बिजनेस शट डाउन भी किया जा सकता है आफ्टर मैनी रिमाइंडर्स, अगर आप उस चीज को सेटअप नहीं कर रहे हो, फिक्स नहीं करते हो। तो ये पूरी प्रोसेस आपको दी गई है, आप इसको लिख कर आ सकते हो अपने एग्जाम में कि किस तरीके से एक बिजनेस को शट डाउन किया जाता है, क्यों किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स टुडेज इंडिया। अब कंपेयर करते हैं 5 साल पहले का इंडिया और आज का इंडिया। देखो, 5 साल पहले कस्टमर सपोर्ट मैनुअल था, ह्यूमंस ही हैंडल करते थे, वेट टाइम लंबा होता था, फूड मेन्यूज जेनरिक था, कोई डाइटरी फिल्टर नहीं होता था,
सोशल नॉर्म स्लोली चेंज हो रहे हैं और डिजिटल एडॉप्शन सिर्फ अर्बन एलाइट्स तक लिमिटेड था, ठीक है। बट आज का क्या इंडिया है, एआई चैट बॉक्स और स्मार्ट सपोर्ट है, इंस्टेंट 24/7 रिजोल्यूशन मिल जाता है। स्विगी और जोमेटो में 100% वेज मोड और एलर्जन फिल्टर्स भी है, जो डाइट, एलर्जी और ब्लिप्स के हिसाब से फिल्टर करते हैं। और सोशल ट्रेंड भी शिफ्ट हुआ है, अब लोग हेल्दी, सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूजन के बारे में ज्यादा अवेयर हैं। ये सीबीएसई एग्जाम के लिए एक इंसाइट है, जैसे वेज मोड ऐड करना, ये एक ही चेंज सोशल डायमेंशन को भी टच करता है, चेंजिंग डाइटरी प्रेफरेंसेस की वजह से और टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस को भी एआई ड्राइवन पर्सनलाइजेशन की वजह से। कभी भी अज्यूम मत कीजिए कि एक चेंज सिर्फ एक डायमेंशन का ही पार्ट है। अगर बिजनेस अफेक्ट होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे डायमेंशंस इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इनमें सारा सिर्फ यही है कि पहले का इंडिया क्या था और आज का इंडिया क्या है। बट ये बहुत ही अच्छा पार्ट है, इसको आप अपने एग्जाम में लिख कर आ सकते हो कि टुडेज इंडिया और 5 इयर्स अगो का इंडिया में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। तो ये आपका जो मार्किंग है टीचर की वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चों को इतना डीप में जाके अगर पता है चीजों का और वो इतना अच्छे से लिख पा रहा है, तो ऑफकोर्स दैट विल बी गुड। आगे बढ़ते हैं कि वाई बिजनेस एनवायरमेंट मैटर्स, कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है ये। तो सबसे पहले ये अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ये हमें बताता है कि हमारे बिजनेस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं और किस किस चीज से हमें संभल कर रहने की जरूरत है, क्या क्या हमारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आगे। सॉरी, जैसे एप्पल ने इंडिया की पीएलआई अपॉर्चुनिटी जल्दी स्पॉट की और एक्ट किया, ठीक है। दूसरा, ये प्लानिंग में हेल्प करता है। एप्पल ने इंडिया के लिए मल्टी ईयर प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी बनाई कि हम कैसे डिफरेंट ईयर्स में प्रोडक्शन कर सकते हैं। तीसरा, ये यूजफुल रिसोर्सेज टैप करने में हेल्प करता है, कैपिटल और टैलेंट को मार्केट डिमांड के साथ में अलाइन करता है। चौथा, ये रैपिड चेंज के साथ में कोप करने में हेल्प करता है, नई टेक्नोलॉजी और रेगुलेशंस के साथ में फास्ट अडॉप्ट करके, ठीक है। नेक्स्ट है असिस्ट पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी असिस्ट करता है, जैसे जियो का अर्ली 4G बैट, जिससे उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या है। अब एक नया कॉन्सेप्ट इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, इसका मतलब है एनवायरमेंट को कॉन्टिन्यूसली वॉच करना सिग्नल्स के लिए। जियो का 4G बैट एक अपॉर्चुनिटी सिग्नल था, जब दूसरे हेजिटेट कर रहे थे तो जियो ने सबसे पहले मूव किया। एप्पल का चाइना से इंडिया और वियतनाम शिफ्ट एक थ्रेड सिग्नल था, उसने अर्ली एक्ट किया। एग्जाम टेक अवे याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछे बिजनेस अपने एनवायरमेंट से कैसे बेनिफिट कर सकता है, तो आंसर में कॉन्टिन्यूस एनवायरमेंटल स्कैनिंग जरूर मेंशन कीजिएगा, एक वन टाइम चेक नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज सोइट। ये एक बोनस टॉपिक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आता है, बट समझाना बहुत हेल्पफुल है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोइट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल फैक्टर्स हैं एंड अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स आपके क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। सोइट आपको इन दोनों का ही एक ग्लैंस में देखने में हेल्प करता है, ठीक है। देखो, एक बिजनेस क्या है कि उसके पास में कुछ स्ट्रेंथ होती है, उसकी मजबूत है कि ये मैं इसमें मुझे कोई हरा नहीं सकता, ये मेरी वीकनेस है कि ये मुझे नहीं आता है। अपॉर्चुनिटी, मार्केट में कुछ चेंज होने वाला है तो मैं अगर उसको ग्रैब कर लेता हूं तो मैं जीत जाऊंगा मार्केट में। कुछ थ्रेड्स होते हैं, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, पॉलिसीज चेंज हो सकते हैं, ये सारे। तो इन सबको हमें पहले ही रिसर्च करना पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंग हम एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू स्पॉट एनी डायमेंशन फास्ट। अब मैंने आपको एक ट्रिक देती हूँ जो एग्जाम में तुरंत काम आएगी। केस क्वेश्चन में कीवर्ड्स देखिए, अगर क्वेश्चन में लॉ, कोर्ट, लाइसेंस, एक्ट या वर्डिक्ट हो तो मतलब लीगल, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टेबिलिटी, स्कीम, आइडियोलॉजी है तो मतलब पॉलिटिकल। अगर प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, जीएसटी, जीडीपी है तो मतलब इकोनॉमिक। अगर एआई, एप्स, ऑटोमेशन, इनोवेशन, टेक है मतलब टेक्नोलॉजिकल। कस्टम बिलीफ, कस्टम लाइफस्टाइल, टेस्ट, ट्रेडिशन, वेलनेस है मतलब सोशल, ठीक है। याद रखिए, पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट का इंटेंट और लीगल मतलब एक्चुअल लॉ, ठीक है। थिंक अबाउट इट, ये केस स्टडी आपको दी गई है, आप इसके बारे में सोचिए और बताइए कि चलिए एक फिनटेक कंपनी को आरबीआई से बार बार केवाईसी कॉम्प्लायंस वार्निंग मिलती है। वार्निंग्स के बाद भी वायोलेशन कंटिन्यू होते हैं, जिससे पहले नए कस्टमर ऑनबोर्डिंग पे बैन लग जाता है, फिर फ्रेश डिपॉजिट पे फ्रीज और फाइनली बैंकिंग लाइसेंस ही कैंसिल हो जाती है। क्वेश्चन 1 है कि कौन सा डायमेंशन इस कंपनी के डाउनफॉल के लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है।
नाम बताइए और केस के प्रेफरेंस से एक्सप्लेन कीजिए। डू द कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स और मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि क्या ये चेंज सडन एंड अनसर्टेन था या प्रेडिक्ट किया जा सकता था? बिजनेस एनवायरनमेंट की डायनामिक और अनसर्टेन फीचर्स का यूज करके एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, डू द कमेंट्स फॉर दिस। आगे बढ़ती हूँ मैं। देखो यहाँ पे कुछ ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आप खुद से भी पढ़ सकते हो कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ओके। ओके, देखो यहाँ पे एक एमसीक्यू दिया गया है। कंपनी चेंजेस इट्स पैकेजिंग बिकॉज अ न्यू एनवायरमेंटल लॉ पेनलाइज प्लास्टिक रैपर्स, विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर इन्वॉल्व। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? लीगल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉ की बात आ जाती है, यहाँ पे लॉ पेनलाइज कर रहा है हमें, यहाँ पे रूल्स की बात आ जाती है जिसको हमें फॉलो नहीं किया था ये। और प्लस में क्या है यहाँ पे लीगल के साथ में? इकोनॉमिक या टेक्नोलॉजिकल? इकोनॉमिक है नहीं, इकोनॉमिक तो नहीं है, टेक्नोलॉजिकल है, न्यू पैकेजिंग आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, अ फिनटेक स्टार्टअप थ्राइव्स ड्यू टू यूपीआई अडॉप्शन बट लेटर फेसेस आरबीआई पेनल्टीज फॉर केवाईसी नॉन कॉम्प्लायंस। आइडेंटिफाई ऑल डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन्वॉल्व एंड जस्टिफाई। ठीक है, तो आप इसको याद किया, प्रॉपर आंसर मुझे लिख के बताना है एक बार कमेंट बॉक्स में। आप खुद से चेकआउट करने की कोशिश कीजिए कि क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं आ रहे होते हैं। सो थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे न्यू न्यू एग्जाम्पल्स आपके सामने लेकर आऊँ ताकि आप रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाओ, क्योंकि पुराने एग्जाम्पल्स बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिसको हम और आप नहीं जानते, वो बहुत पुरानी है। ठीक है, तो आई वांट कि आप रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाओ, इसलिए मैंने कोशिश करती हूँ कि जितने भी नए एग्जाम्पल्स से मैं रिलेट कर पाऊँ किसी टॉपिक को, करती हूँ। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन।